मेरा नाम रिया है। मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ, जहाँ की जिंदगी अभी भी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों में बंधी हुई है। मेरी कहानी शुरू होती है उस दिन से, जब मैं अपनी माँ के साथ एक गरीब मोहल्ले के छोटे से मकान में रहती थी। मेरे पापा जब मैं सिर्फ 6 साल की थी, तब एक सड़क हादसे में चल बसे। उनकी दोनों टांगें उस हादसे में चली गई थीं और फिर धीरे धीरे जिंदगी की उम्मीद भी खत्म हो गई। माँ दूसरों के घरों में काम करके हमें पालती थीं। सुबह से शाम तक झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े जो काम मिलता कर लेती। घर में कभी खुशहाली नहीं आई। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन लाड प्यार जैसी कोई चीज मेरी जिंदगी में नहीं थी। माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। वे कहती थीं, रिया बेटी, पढ़ाई कर लो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, किसी की मोहताज नहीं रहोगी। मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन तुम्हारी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। स्कूल की फीस भरने के लिए वे रात रात भर दूसरों के कपड़े सिलती या अतिरिक्त काम करती, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा। 8वीं क्लास के बाद मैंने किताबें बंद कर दी। सहेलियों के साथ घूमना, बाजार जाना, फिल्मी गाने सुनना, यही मेरी दुनिया थी। माँ बहुत कोशिश करती रही, लेकिन जब देखा कि मैं नहीं मानने वाली तो चुप हो गई। समय बीतता गया। मैं 20 साल की हो चुकी थी। माँ की तबीयत भी अब कमजोर रहने लगी थी। उनकी एक पुरानी सहेली, जिनका नाम शांति आंटी था, शहर में रहती थीं। उनका बेटा अजय अच्छी नौकरी करता था। एक दिन शांति आंटी गांव आई और माँ से मिली। बातों बातों में उन्होंने मुझे देखा और पसंद कर लिया। माँ ने साफ कह दिया था, हमारे पास दहेज के नाम पर कुछ नहीं है। लेकिन आंटी बोली, मुझे रिया बहुत पसंद आई, बस यही काफी है। इस तरह मेरी शादी अजय से तय हो गई। शादी के समय मुझे लगा कि अब जिंदगी बदल जाएगी। शहर में नया घर, अच्छा जीवन, प्यार करने वाला पति, सब सपनों जैसा लग रहा था। शादी के बाद मैं अजय के साथ शहर आ गई। उनका घर बड़ा था, 2 मंजिला। शांति आंटी यानी मेरी सास बहुत अच्छी थीं। वे मुझे बेटी की तरह रखती थीं। लेकिन अजय का स्वभाव शुरू से ही कुछ अजीब था। बाहर दुनिया के सामने बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन घर में छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाते। शादी के पहले महीने में ही एक दिन मैंने चाय थोड़ी ज्यादा मीठी बना दी। अजय ने गुस्से में कप जमीन पर दे मारा और बोले, क्या गांव की आदतें नहीं जाएंगी? कुछ सीखोगी या नहीं? मैं सहम गई। रोते हुए सास के पास गई तो उन्होंने समझाया, बेटा, मर्दों का स्वभाव ऐसा ही होता है, धीरे धीरे संभल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजय का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता गया। कभी खाने में नमक कम, कभी कपड़े ठीक से इस्त्री नहीं, किसी भी बात पर चिल्लाना, कभी कभी हाथ उठा देना। मैं चुप रहती, कहाँ जाती। मायके में माँ अकेली थी, बीमार रहती थी। मैंने सोचा शायद बच्चा हो जाए तो अजय बदल जाए। शादी को 4 महीने ही हुए थे कि मुझे उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। मैं बहुत खुश हुई। सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। सास को बताया तो वे भी खुश हो गईं। लेकिन जब अजय को पता चला तो उनका चेहरा लाल हो गया। शाम को घर आए तो सीधे कमरे में चले गए। मैं खाना लेकर गई तो बोले, ये क्या तमाशा है? अभी शादी को हुए कितना समय हुआ और बच्चा? मैंने अभी जिंदगी जीनी है, एंजॉय करनी है, बच्चे की जिम्मेदारी अभी नहीं चाहिए। मैं हैरान रह गई। बोली, अजय जी, ये तो खुदा की देन है, इसमें हमारा क्या बस? लेकिन वे नहीं माने। बोले, कल अस्पताल चलो, अबॉर्शन करवाना है। मैं रोने लगी। बोली, ये गुनाह है, मैं ऐसा नहीं करवा सकती। सास ने भी समझाया, लेकिन अजय पर कोई असर नहीं। 3 दिन तक वे घर नहीं आए। मैं डर गई थी, सास परेशान थी। फिर जब आए तो गुस्से में थे। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, अजय कमरे में आए और बोले, तुम्हारी जिद की वजह से मैंने आसान रास्ता नहीं चुना, अब खुद ही खत्म कर दूंगा इस झंझट को। उन्होंने मुझे बेड से खींचा और पेट पर लातें मारनी शुरू कर दी। मैं चीखती रही, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा था। सास बाहर दरवाजा पीट रही थी, रो रही थी, लेकिन अजय नहीं रुके। मैं दर्द से तड़प रही थी, खून बहने लगा। अंत में मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो अस्पताल में थी। सास ने एम्बुलेंस बुलाई थी। बच्चा जा चुका था। डॉक्टर ने कहा कि बहुत चोट लगी है, आगे प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। घर लौटी तो अजय ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं भी उनसे नफरत करने लगी थी। सास ही मेरा सहारा थी। वे कहती, बेटी सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। अजय ने मुझे तरह तरह की दवाइयां खिलानी शुरू कर दी ताकि दोबारा अब प्रेग्नेंट न हो सकूं। वे कहते, अभी बच्चे की जरूरत नहीं, पहले जिंदगी जी लो। मैं मजबूर थी। नौकरी नहीं, पढ़ाई नहीं, कहीं जाने का रास्ता नहीं। 1 साल बीत गया। सास की तबीयत बिगड़ने लगी। वे कैंसर से जूझ रही थीं। आखिरी दिनों में उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, रिया, मैं जा रही हूँ। मेरी सारी संपत्ति मैंने अपने आने वाले पोते या पोती के नाम कर दी है। अजय को सिर्फ खर्चे के लिए थोड़ा मिलेगा। बच्चा हो जाए तो सब उसके नाम हो जाएगा। मैं चुप रही। कुछ दिन बाद सास चल बसी। अब घर में सिर्फ मैं और अजय थे। सास के जाने के बाद अजय और बेकाबू हो गए। आए दिन मारपीट, गालियां। लेकिन एक दिन अचानक वे बदल गए। बोले, अब मुझे बच्चा चाहिए, वारिस चाहिए। मुझे समझ आ गया था, संपत्ति की वजह से। उन्होंने दवाइयां बंद कर दी,
लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। पहले की मार की वजह से मेरे गर्भाशय को नुकसान पहुंच चुका था। कई डॉक्टरों को दिखाया, सबने यही कहा बहुत मुश्किल है। अजय बौखला गए। फिर उन्हें एक डॉक्टर के बारे में पता चला, डॉ विक्रम शर्मा, शहर के बड़े फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। लोग कहते थे कि उनके इलाज से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। लेकिन जब मुझे पता चला कि वे पुरुष डॉक्टर हैं तो मैं घबरा गई। मैंने अजय से कहा, मुझे महिला डॉक्टर से इलाज करवाइए। लेकिन वे बोले, उनके हाथ में जादू है, बस चलो। अस्पताल पहुंचे। रिसेप्शन पर बैठे हुए अजय मुझे घूर रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नर्स ने नाम पुकारा तो मैं अकेली अंदर गई। डॉ विक्रम युवा थे, हैंडसम, लेकिन उनकी नजरें कुछ अजीब थीं। उन्होंने नर्स को बाहर भेजा, दरवाजा लॉक करवाया, फिर कुछ निजी सवाल पूछे। मैं शर्मा गई। फिर बोले, चेकअप के लिए बेड पर लेटी है? मैंने मना कर दिया। बोली, सर कोई महिला स्टाफ साथ हो तो। वे मुस्कुराए, लेकिन मुस्कान में गुस्सा था। बोले, अगर इतनी दिक्कत है तो जाए, मेरा समय खराब न करें। बाहर आकर अजय को बताया तो वे आग हो गए। रास्ते भर डांटते रहे। घर पहुंचते ही मुझे कमरे में घसीटा और बोले, कल फिर जाएंगे और इस बार चेकअप करवाओगी, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं रोती रही लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। अगली सुबह अजय ने मुझे उठाया और बिना कुछ खाने पिए अस्पताल चलने को कहा। मैंने रात भर रो रो कर आंखें सूझा ली थीं, लेकिन उनके सामने चुप थी। कार में बैठते ही उन्होंने फिर वही बातें शुरू कर दी। देखो रिया, मुझे वारिस चाहिए। माँ ने सारी प्रॉपर्टी पोते के नाम कर दी है। अगर बच्चा नहीं हुआ तो सब सरकार ले लेगी। सिर्फ मेरे लिए महीने का खर्चा आएगा। तुम समझ रही हो ना? इसलिए आज कोई नखरा नहीं, डॉक्टर जो कहें मानना है। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं फिर मना कर दूंगी तो घर पहुंचते ही मार पड़ेगी। मैंने ठान लिया था कि आज चुप रहूंगी। अस्पताल पहुंचे। इस बार अजय रिसेप्शन पर ही बैठ गए। नर्स ने मुझे अंदर ले जाया। डॉ विक्रम शर्मा पहले से ही कुर्सी पर बैठे थे। मुझे देखते ही उनकी मुस्कान में कुछ तंज साफ दिख रहा था। बोले, आ गई आज? अच्छा किया, कल का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने फिर वही सवाल पूछे, शादी को कितने साल, संबंध कितनी बार, पहले कभी प्रेग्नेंट हुई थी या नहीं? मैंने सब बता दिया, लेकिन पहली प्रेगनेंसी के बारे में चुप रही। उस दर्द को फिर से जीना नहीं चाहती थी। फिर डॉक्टर ने कहा, अब बेड पर लेट जाइए, अल्ट्रासाउंड और इंटरनल चेकअप करना है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीमी आवाज में कहा, सर क्या नर्स साथ रह सकती है? डॉक्टर हल्के से हंसे। बोले, यहाँ हर मरीज अकेले ही चेकअप करवाती है। आपको इतना डर लग रहा है तो बाहर आपके पति से पूछ लीजिए, वे बाहर बैठे हैं। मैं चुप हो गई। बाहर जाकर अजय से क्या कहती? वे मुझे फिर मारते। मैंने धीरे से बेड पर लेट गई। डॉक्टर ने लाइट कम कर दी। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की हल्की रोशनी थी। उन्होंने गाउन ऊपर किया और चेकअप शुरू किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं चुप रही। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, आपके गर्भाशय में पहले कुछ गंभीर चोट आई है, स्कार टिश्यू बन गया है। नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन के साथ कुछ दवाएं और प्रोसीजर, लेकिन इसके लिए आपको कई बार आना पड़ेगा और पूरी तरह सहयोग करना पड़ेगा। मैंने पूछा, कितना समय लगेगा? बोले, कम से कम 3-4 महीने, और हाँ, आपके पति की परमिशन लिखित में चाहिए। मैं बाहर आई तो अजय उठ खड़े हुए। मैंने सब बता दिया। वे तुरंत खुश हो गए। बोले, देखा, मैंने कहा था ना, इनके हाथ में जादू है। उन्होंने फॉर्म पर साइन कर दिए। उसी दिन से मेरा इलाज शुरू हो गया। हर हफ्ते मुझे अस्पताल जाना पड़ता, कभी दवाएं, कभी इंजेक्शन, कभी प्रोसीजर। डॉक्टर हर बार कमरे का दरवाजा लॉक करवाते, लाइट कम करते। मैं हर बार सहम जाती, लेकिन चुप रहती। अजय घर पर पूछते, सब ठीक तो है ना? मैं हाँ में सिर हिला देती। सच बताने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। मैंने नोटिस किया कि डॉक्टर की नजरें अब पहले से ज्यादा देर तक मुझ पर टिकती थीं। कभी मुस्कान, कभी कुछ अजीब सवाल। एक दिन प्रोसीजर के दौरान उन्होंने कहा, रिया जी आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके पति बहुत लकी हैं। मैं कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुका लीं। घर पर भी हालात पहले से ज्यादा खराब हो रहे थे। अजय का गुस्सा अब बच्चे की चाह में और बढ़ गया था। अगर मैं थोड़ा थक कर लेट जाती तो चिल्लाते, इलाज करवा रही हो या आराम? जल्दी बच्चा चाहिए मुझे। कभी कभी रात को जबरदस्ती संबंध बनाते। बोले, डॉक्टर ने कहा है नेचुरल तरीका भी साथ में रखना है। मैं रोती, लेकिन विरोध नहीं करती। मेरी जिंदगी बस सहने की हो गई थी। 3 महीने बाद एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब एक आखिरी प्रोसीजर करना है। इसके लिए आपको हल्की एनेस्थीसिया दी जाएगी। आप बेहोश हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ 2-3 घंटे। आपके पति की लिखित सहमति चाहिए। मैंने घर जाकर अजय को बताया। वे बिना सोचे राजी हो गए। बोले, जो करना है करो, बस रिजल्ट चाहिए। उस दिन अस्पताल में मैं बहुत डरी हुई थी। डॉक्टर ने मुझे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया। इंजेक्शन लगाया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो शाम हो चुकी थी। मैं एक अलग वार्ड में थी। हाथ पर ड्रिप लगी थी। शरीर बहुत भारी लग रहा था,
डॉक्टर कमरे में आए, मुस्कुराते हुए बोले, मुबारक हो रिया जी, प्रोसीजर सफल रहा। अब आप प्रेग्नेंट हैं। मैं सदमे में थी। बोली, कैसे, कब? मुझे तो कुछ याद नहीं। डॉक्टर शांत स्वर में बोले, हमने डोनर स्पर्म से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया। आपके पति की स्पर्म क्वालिटी ठीक नहीं थी, इसलिए डोनर का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले ही सहमति दे दी थी। सब कानूनी है, बस 9 महीने आराम करें, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। मैं रोने लगी। मेरे साथ क्या क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अजय को फोन किया गया। वे खुशी से पागल हो रहे थे। अस्पताल आए, डॉक्टर को शुक्रिया कहा, लेकिन मुझे देखकर सिर्फ बोले, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। घर लौटते समय कार में अजय बार बार कह रहे थे, देखा मैंने कहा था ना, डॉक्टर के हाथ में जादू है, अब सब ठीक हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी बच जाएगी। मैं चुप रही। मन में बस एक ही सवाल था, ये बच्चा किसका है? मेरा शरीर इस्तेमाल किया गया, मेरी मर्जी के बिना। मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन खुशी नहीं थी, सिर्फ डर था। डर कि कहीं अजय फिर से वही जुल्म न करें। प्रेगनेंसी के दिन शुरू हुए। पहले 3 महीने बहुत उल्टियां, कमजोरी। अजय अब थोड़ा नरम पड़ गए थे। घर पर खाना बनवाते, लेकिन खुद नहीं करते थे। मैं अकेले सब संभालती। कभी कभी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ता। अब डॉक्टर बहुत सम्मान से पेश आते, कहते, आप बहुत बहादुर हैं रिया जी, लेकिन उनकी नजरें अभी भी मुझे असहज करती। 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड हुआ। डॉक्टर बोले, बेटा है, बिल्कुल स्वस्थ। अजय बहुत खुश हुए। घर आकर पार्टी रखी, दोस्तों को बताया, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगता था कि ये बच्चा मेरे साथ हुए जुल्म का निशान है। फिर भी मैं उसे पेट में महसूस करती और सोचती, कम से कम ये मासूम तो बेकसूर है, मैं इसे पूरा प्यार दूंगी। धीरे धीरे महीने बीतते गए। मेरा पेट बढ़ता गया। अजय अब बाहर कम जाने लगे थे, घर पर ज्यादा समय बिताते। कभी मेरे पेट पर हाथ रखकर कहते, मेरा बेटा, मेरा वारिस। मैं चुप रहती। रात को अकेले में रोती। माँ को बहुत याद आती। अगर वे जिंदा होती तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। 8वां महीना चल रहा था। एक दिन शाम को अजय ऑफिस से देर से आए। बहुत खुश लग रहे थे। बोले, रिया, अच्छी खबर है, प्रॉपर्टी का पूरा पेपर वर्क हो गया। जैसे ही बेटा पैदा होगा, सब उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सोचा, इनके लिए तो बस प्रॉपर्टी ही सब कुछ है, बच्चा सिर्फ एक जरिया। उसी रात मुझे हल्का दर्द शुरू हुआ। मैंने अजय को बताया। वे घबरा गए, तुरंत अस्पताल भागे। डॉक्टर ने चेक किया और बोले, अभी टाइम है, लेकिन एडमिट कर लेते हैं। मैं वार्ड में भर्ती हो गई। अजय बाहर इंतजार कर रहे थे। रात भर दर्द बढ़ता गया। सुबह डॉक्टर ने कहा, नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल लग रही है, सी सेक्शन करना पड़ेगा। ऑन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। एनेस्थीसिया दिया गया। जब होश आया तो मेरे पास एक नन्हा सा बच्चा था। नर्स बोली, बेटा हुआ है, बहुत प्यारा। मैंने उसे गोद में लिया। आंखें बंद थीं, छोटे छोटे हाथ पैर। मैं उसे देखकर रो पड़ी। पहली बार खुशी के आंसू। लेकिन तभी नर्स ने फोन पर किसी से बात की। मैंने सुना, जी, बच्चा हो गया, बेटा है, आप आ जाइए। मैं समझ गई कि अजय को बता रही है। कुछ देर बाद नर्स आई और बोली, आपके पति रास्ते में हैं, बहुत तेज ड्राइव कर रहे हैं। मैं बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। अचानक वार्ड में हड़कंप मच गया। एक डॉक्टर दौड़ता हुआ आया और बोला, एक्सीडेंट हो गया आपके पति का। बहुत तेज स्पीड थी। मौके पर ही वह आगे नहीं बोल पाया। मैं स्तब्ध रह गई। बच्चे को और जोर से सीने से लगाया। आंसू बह रहे थे, लेकिन दुख के नहीं, राहत के। ऊपर वाला देख रहा था। जो खुद को मालिक समझता था, उसकी औकात दिखा दी। नर्स और डॉक्टर मुझे समझा रहे थे, संभालिए खुद को, बच्चे के लिए मजबूत बनिए। लेकिन मैं चुप थी। मैं जानती थी कि ये आंसू दुख के नहीं हैं। ये उन सालों के जुल्मों का हिसाब थे जो ऊपर वाले ने एक पल में चुका दिया। अजय ने खुद को भगवान से ऊपर समझा था। कहा करता था, मैं चाहूं तब बच्चा आएगा, मैं ना चाहूं तो कोई नहीं ला सकता। लेकिन आज वही इंसान इस दुनिया में नहीं था और उसका बेटा मेरी गोद में सांस ले रहा था। अस्पताल के कागजात पूरे हुए। अजय की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई। मैंने बच्चे को गोद में लिया और घर चली आई। घर पहुंचते ही मोहल्ले में खबर फैल गई। रिश्तेदार, पड़ोसी, अजय के ऑफिस के लोग सब आने लगे। सबके मुंह से एक ही बात, बहुत अफसोस की बात है, इतना अच्छा इंसान था। मैं चुपचाप बैठी रही, कोई आंसू नहीं बहाया। लोग आपस में कहने लगे, बेचारी सदमे में है, इसलिए रो नहीं रही। 3 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ। मैं बच्चे को गोद में लेकर खड़ी रही। चिता में आग लगी, लेकिन मेरी आंखें सूखी थीं। मुझे कोई गम नहीं था, सिर्फ एक बात बार बार मन में आ रही थी, अब मैं आजाद हूँ। अब कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई मुझे अपने फैसलों का गुलाम नहीं बना सकता। घर लौटी तो सबसे पहले मैंने अपना कमरा बदला। जिस कमरे में अजय के साथ रहती थी, उसे बंद कर दिया। मैं सास वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। वहां उनकी तस्वीर लगी थी। मैंने उनके सामने दिया जलाया और कहा, माँ जी, आपने मुझे बेटी बनाया था, आज आपकी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में है और सुरक्षित है। फिर मैंने बच्चे को दूध पिलाया और सोचा, अब जिंदगी नई शुरुआत है। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे।
बच्चा छोटा था, रात रात भर रोता, दूध पिलाना, कपड़े बदलना, नींद पूरी नहीं होती, लेकिन मैं खुश थी। ये थकान प्यार की थी, जुल्म की नहीं। धीरे धीरे मैंने रूटीन बनाया। सुबह जल्दी उठना, बच्चे को नहलाना, खुद नहाना, खाना बनाना। घर बड़ा था, लेकिन अब खाली खाली लगता था। मैंने सोचा कुछ करना पड़ेगा। अजय के ऑफिस से कुछ पैसे आए, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी पहले से ही बच्चे के नाम थी। वकील ने बताया कि अब सब कुछ मेरे बेटे आरव का है और मैं उसकी कानूनी गार्जियन हूँ। जब तक वह बड़ा नहीं होता, मैं ही सब संभालूंगी। मुझे अच्छा लगा। कम से कम अजय की मेहनत का फल किसी और के हाथ नहीं गया। लेकिन पैसा होने से जिंदगी नहीं चलती। मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन घर संभालना, खाना बनाना, सिलाई करना, ये सब आता था। एक दिन पड़ोस की आंटी ने कहा, रिया, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, क्यों नहीं कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो। मैंने सोचा, फिर एक आइडिया आया, घर का खाना टिफिन में बेचूंगी। शुरुआत छोटी की, आसपास के ऑफिस में पता किया, 10-15 टिफिन से शुरू किया। सुबह 4 बजे उठती, खाना बनाती, पैक करती, एक लड़के से डिलीवरी करवाती। पहले महीने में ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोग कहते घर का स्वाद है। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़े, 20, 30, फिर 50 टिफिन रोज। मैंने एक हेल्पर रख ली। आरव को क्रैच में रखने लगी। दिन में शाम को उसे ले आती और पूरा समय उसी के साथ बिताती। समय बीतने लगा। आरव बड़ा हो रहा था। उसकी पहली मुस्कान, पहला दांत, पहला कदम, हर पल मैंने जिया। मैंने उसे कभी अजय की तस्वीर नहीं दिखाई, न उसके बारे में कुछ बताया। मेरे लिए आरव सिर्फ मेरा बेटा था। उसका पिता कोई और था, वो डॉक्टर। जिसने मेरे साथ जो किया वो भी गुनाह था, लेकिन आरव तो मासूम था। मैंने उसे पूरा प्यार दिया। जब आरव 3 साल का हुआ तो मैंने उसे अच्छे स्कूल में डाला। खुद भी कुछ सीखने की सोची। मोहल्ले में एक एनजीओ थी जो औरतों को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर सिखाती थी। मैंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। शाम को आरव स्कूल से आता, मैं उसे होमवर्क करवाती, फिर खुद पढ़ने बैठ जाती। 6 महीने में बेसिक कंप्यूटर सीख लिया। अब टिफिन का ऑर्डर ऑनलाइन लेने लगी। एक छोटी वेबसाइट भी बनवाई। बिजनेस और बढ़ गया। एक दिन विक्रम का ख्याल आया। मुझे कभी गुस्सा नहीं आया उन पर, शायद इसलिए कि वे सिर्फ एक जरिया थे। असली गुनहगार तो अजय था। फिर भी मैंने कभी अस्पताल के उस हिस्से की तरफ मुंह नहीं किया। आरव का जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय पिता का नाम खाली छोड़ दिया। मैंने खुद को सिंगल मदर लिखवाया। लोग पूछते तो कहती पति का देहांत हो गया। बस आरव अब 5 साल का हो चुका था। बहुत प्यारा, गोरा, बड़ी बड़ी आंखें। लोग कहते किसी पर गया है। मैं मुस्कुरा देती। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव ने पूछा, मम्मा मेरे पापा कहाँ हैं? मैं रुक गई। पहली बार ये सवाल। मैंने उसे गोद में लिया और कहा, बेटा पापा ऊपर वाले के पास हैं, लेकिन तुम्हें जितना प्यार चाहिए मम्मा देगी। वह चुप हो गया, फिर बोला, मम्मा आप सबसे अच्छी हो। मैं रो पड़ी, लेकिन छुपा लिया। बिजनेस अब अच्छा चल रहा था। टिफिन सर्विस के साथ मैंने छोटा कैटरिंग भी शुरू कर दी। 20 लोग काम करते थे मेरे साथ। सब औरतें, विधवा, तलाकशुदा या जिनके पति अच्छे नहीं थे। मैं उन्हें अच्छी सैलरी देती, सम्मान देती, कहती हम औरतें कमजोर नहीं हैं, बस मौका चाहिए। मोहल्ले में लोग अब मुझे सम्मान से देखते। पहले जो मुझे बेचारी समझते थे, अब कहते रिया जी बहुत हिम्मत वाली हैं। एक दिन शाम को मैं आरव को पार्क ले गई। वह झूला झूल रहा था। मैं बेंच पर बैठी उसकी हंसी देख रही थी। तभी मन में ख्याल आया, जिंदगी ने मुझे बहुत तोड़ा, लेकिन फिर जोड़ा भी तो उसी ने। अगर अजय ना होते तो शायद मैं आज भी माँ के घर पर बोझ होती। अगर वो जुल्म ना होते तो शायद मैं इतनी मजबूत न बनती। मैंने ऊपर देखा और कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे दर्द दिया लेकिन ताकत भी दी। आरव दौड़ता हुआ आया, मम्मा चलो घर चलें, मुझे भूख लगी है। मैंने उसे गोद में उठाया, घर की तरफ चल पड़ी। अब ये घर मेरा था, आरव का था। यहाँ अब सिर्फ प्यार था, कोई डर नहीं, कोई चीख नहीं, कोई मार नहीं, सिर्फ एक माँ और उसके बेटे की छोटी सी खुशहाल दुनिया। लेकिन जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी। आरव बड़ा हो रहा था, उसे अच्छी परवरिश चाहिए थी। मैंने सोचा अब आगे की पढ़ाई करूं, शायद बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स, ताकि अपना काम और बड़ा कर सकूं। और हाँ, एक दिन आरव को सच्चाई बतानी होगी, लेकिन तब जब वह समझने लायक हो जाएगा। अभी तो बस उसे प्यार, सम्मान और हिम्मत सिखानी है, ताकि वह कभी अपने पिता जैसा न बने।